हेलो दोस्तों, तो आज है 8 जनवरी और आप देख रहे हैं लर्न जीके विद एजे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए से वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिन भी क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं उसे कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आप एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, हमारे क्वेश्चन रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको बताएंगे, तो आप उनको भी अच्छे से याद करिएगा। तो दोस्तों, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आप कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, आपके ऐसे कई क्वेश्चन उठते हैं जो मतलब हम जो क्वेश्चन बताते हैं उनमें से ना उठ के हमारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत भी नॉलेज उसमें से कोई क्वेश्चन उठ जाता है, तो आप उनको याद करिए क्योंकि आपके क्वेश्चन किसी भी तरह से उठ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2021 का पेश किया जाएगा। तो दोस्तों, 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2021 पेश किया जाएगा। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, केंद्रीय बजट 1 फरवरी 2021 को संसद में पेश किया जाएगा। संसद का बजट सत्र 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहला चरण 29 जनवरी से शुरू होगा और 15 फरवरी को समाप्त होगा, और दूसरा चरण 8 मार्च से 8 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम आपको हर क्वेश्चन रिलेटेड फैक्ट्स बताएंगे, तो दोस्तों वही हमने आपको बताया है। तो दोस्तों, आई होप कि जितना डिटेल से हम आपको हर क्वेश्चन के बारे में बताते हैं उतना पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताता होगा। तो दोस्तों, जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो दोस्तों, अभी न्यूजीलैंड टीम ने टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में स्टूडेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल करने के लिए न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ दिया है। दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान ने के खिलाफ भारी जीत के बाद केन विलियमसन की अगुवाई वाला पक्ष दूसरे दुनिया के नंबर 1 टेस्ट पक्ष बन गया है। अब दोस्तों, यह जो अपन न्यूजीलैंड की अगर अब टेस्ट रैंकिंग की बात करें तो दोस्तों इसके बारे में एक और फैक्ट है कि न्यूजीलैंड का जो क्रिकेट बोर्ड है दोस्तों, उसकी जो मतलब रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो है 270 करोड़। अब दोस्तों, ये जो न्यूजीलैंड के बोर्ड का जो रेवेन्यू है वो इंडिया के रेवेन्यू से 14 गुना कम है। तो दोस्तों, 14 गुना रेवेन्यू कम होने पर भी टीम इतना अच्छा कर रही है, तो दोस्तों इसमें क्या है, उन्होंने क्वांटिटी में नहीं क्वालिटी पे वर्क किया है। दोस्तों, अब ऐसे है कि पहले पहले जब 2020 शुरू हुआ था, जब शुरू के कुछ महीनों में इंडिया टॉप पे थी, पर दोस्तों इंडिया कई दिन से मैच नहीं होने के कारण इंडिया पहले सेकंड में आ गई, फर्स्ट पे आ गई थी ऑस्ट्रेलिया, और अब इंडिया आ गई है थर्ड पे। फर्स्ट पे आ गई है न्यूजीलैंड, सेकंड पे ऑस्ट्रेलिया और थर्ड पे इंडिया। अब दोस्तों, यहाँ पे क्रिकेट की बात हो रही है, तो पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट को कौन रेगुलेट करता है? आईसीसी। दोस्तों, आईसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। दोस्तों, आईसीसी का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? यूएई के शहर दुबई में। दोस्तों, अब स्पोर्ट्स की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट को आईसीसी रेगुलेट करता है। इंडिया में कौन रेगुलेट करता है? बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। दोस्तों, बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली। दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में फुटबॉल को कौन रेगुलेट करता है? फीफा। दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में टेनिस को कौन रेगुलेट करता है? एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म बहुत एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप उसको याद करिएगा। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दूतावास ने 20 फरवरी तक किस राष्ट्र में सभी काउंसलर सेवाओं को निलंबित किया है? तो दोस्तों, भारतीय दूतावास ने 20 फरवरी तक यूएस या फिर यूके में सभी काउंसलर सेवाओं को निलंबित किया है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, भारतीय दूतावास के नए
कोविड-19 संस्करण से के तेजी से प्रसार से सेवा चाहने वालों के लिए स्वास्थ्य खतरों के मद्देनज़र यूनाइटेड किंगडम ने में कोरोना वायरस प्रतिबंधों के बीच 20 फरवरी 2020 तक सभी काउंसिल सेवाओं को निलंबित कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 63वां वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार कब प्रस्तुत किया जाएगा। तो दोस्तों, अभी 14 मार्च को 63वां वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार प्रस्तुत किया जाएगा। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, हम जिन भी क्वेश्चंस के बारे में आपको बताएंगे दोस्तों, आप उनको अच्छे से आप उनको रटिएगा मत, उनको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो जीके के या फिर करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे इतने हार्ड होते नहीं हैं दोस्तों। समझने में अगर हम अपन समझें उनको तो वो बहुत आसान होते हैं। तो दोस्तों, आप उनको अच्छे से समझिएगा कि दोस्तों ये आपसे कहीं पे भी पूछे जा सकते हैं, यहाँ तक कि इंटरव्यू में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हाँ, इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट है 63वां वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार अब 14 मार्च 2021 को आयोजित किया जाएगा। ये पुरस्कार मूल रूप से 31 जनवरी को आयोजित होने वाले थे, लेकिन कोविड-19 की चिंताओं के कारण इनमें देरी हुई है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी राज्य सरकार 2023 तक दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग और सौर परियोजना शुरू करेगी। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश की राज्य सरकार 2023 तक दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना शुरू करेगी। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। अब दोस्तों, ये जो सबसे बड़ी या फिर सबसे छोटी या सबसे पहली या सबसे आखिरी, दोस्तों ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनके दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप इनको याद करिए, क्योंकि इनसे बहुत क्वेश्चन उठता है कि कहीं भी क्वेश्चन उठ जाए कि सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना कब शुरू हुई, सबसे छोटी फ्लोटिंग सौर परियोजना कब शुरू हुई, सबसे लंबी मतलब रेल या फिर सबसे छोटी नदी, ऐसे दोस्तों कुछ भी क्वेश्चन उठ सकता है। तो आप जो सबसे छोटी या लंबी या मोटी कुछ भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको अच्छे से याद करिएगा। हाँ, इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। मध्य प्रदेश अक्षय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डांग ने हाल ही में घोषणा की कि 600 मेगावाट की दुनिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर ओकारेश्वर बांध में किया जाएगा। वर्ष 2022-23 तक बिजली उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राष्ट्र ने निर्दिष्ट कुशल श्रमिकों से संबंधित प्रणाली के उचित संचालन के लिए साझेदारी के एक बुनियादी ढांचे के लिए भारत के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों, अभी जापान राष्ट्र ने निर्दिष्ट कुशल श्रमिकों से संबंधित प्रणाली के उचित संचालन के लिए साझेदारी के एक बुनियादी ढांचे के लिए भारत के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्दिष्ट कुशल कार्यकर्ता से संबंधित प्रणाली के उचित संचालन के लिए भागीदारी के लिए एक बुनियादी ढांचे पर भारत और जापान के बीच सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने किसान कल्याण मिशन शुरू किया है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने किसान कल्याण मिशन शुरू किया है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों की आय को दोगुना करने के लिए 6 फरवरी 2021 को एक विशेष कार्यक्रम लॉन्च किसान मिशन शुरू किया है। अब दोस्तों, यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा जाने। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या होती है? लखनऊ। दोस्तों, लखनऊ आते ही आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जो सीएम है वो कौन है? योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के राष्ट्र पक्षी कौन सा है? सारस। तो दोस्तों, ये कुछ उत्तर प्रदेश के बारे में इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो आप उनको याद करिएगा। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने आर्कटिक नीति का मसौदा जारी किया है।
तो दोस्तों अभी भारत देश ने आर्कटिक नीति का मसौदा जारी किया है, तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में स्टूडेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों भारत ने हाल ही में सार्वजनिक टिप्पणियों को प्राप्त करने के लिए एक मसौदा आर्कटिक नीति दस्तावेज जारी किया है। भारत का लक्ष्य यह सुनिश्चित करने में योगदान देना है कि जैसे जैसे आर्कटिक अधिक सुलभ हो जाता है उसके संसाधनों का निरंतर रूप से उपयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र ने बर्ड फ्लू पर नियंत्रण पाने के लिए कहाँ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है? तो दोस्तों केंद्र ने बर्ड फ्लू पर नियंत्रण पाने के लिए नई दिल्ली में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है, तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके स्टूडेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों केंद्र सरकार ने देश के कुछ राज्यों में बर्ड फ्लू को मद्देनज़र राज्य सरकार द्वारा किए गए उपायों की निगरानी के लिए नई दिल्ली में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। हम आपको पहले बता दें कि दोस्तों हम जो भी क्वेश्चन ज़्यादा हमको इम्पोर्टेंट लगता है, जो ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है अभी, जिससे क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा है, तो दोस्तों उसके लिए हमने एक बड़ा डिस्क्रिप्शन है, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट तैयार किया है, तो दोस्तों आप उसको अच्छे से याद करिएगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और केरल के 12 विभिन्न स्थानों पर बर्ड फ्लू के फैलने की खबर है। केंद्र सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने प्रभावित राज्यों को सुझाव दिया है कि वे इस बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए कार्य योजना बनाएं। हालांकि इस रोग के मनुष्य में फैलने की कोई सूचना नहीं है। केंद्र सरकार ने एवियन फ्लू से प्रभावित केरल के जिलों कोट्टयम और अल्पपुझा तथा हरियाणा के पंचकुला जिले के लिए बहुआयामी दलों को रवाना किया है। केरल के इन 2 जिलों में मृत पाई गई बतखों में एवियन फ्लू के लक्षण मिलने की जानकारी दी थी। हरियाणा के पंचकुला जिले में भी मुर्गियों के नमूनों में इसी तरह के फ्लू की जानकारी मिली थी। साथ ही राजस्थान के झालावाड़ और मध्य प्रदेश के भिंड जिले में कौवों और प्रवासी पक्षियों के एवियन फ्लू के लक्षण पाए गए हैं। दोस्तों ये जो बर्ड फ्लू फैल रहा है सबसे ज़्यादा किस में फैल रहा है? कौवों में। दोस्तों इसमें अभी बहुत भारी मात्रा में इनकी मौत हुई है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो दोस्तों भारत और जापान देश के बीच सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में स्टूडेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जापान के बीच सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी है। यह समझौता विशिष्ट कुशल कामगारों से संबंधित समुचित संचालन प्रणाली के लिए भागीदारी की बुनियादी रूपरेखा तैयार करने के लिए किया गया है। इससे जापान की 14 निर्धारित क्षेत्रों में काम करने के लिए अपेक्षित कौशल और जापानी भाषा की परीक्षा में उत्तीर्ण भारतीय कामगारों को भेजने और स्वीकार करने के बारे में सहयोग के तौर तरीके तैयार किए जा सकेंगे। जापान सरकार भारत के इन कुशल कामगारों को विशिष्ट कुशल कामगार के रूप में निवासी का दर्जा प्रदान करेगी। कुशल भारतीय कामगारों के लिए निर्धारित ये 14 क्षेत्र है: नर्सिंग केयर, इमारतों की साफ सफाई, मटेरियल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, औद्योगिक मशीनरी विनिर्माण उद्योग, भवन निर्माण, जलपोत निर्माण और संबंधित उद्योग, ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस, उड्डयन, कृषि, मत्स्य पालन, खाद्य और पेय पदार्थ विनिर्माण उद्योग तथा खाद्य सेवा उद्योग। इससे जापान में भारतीयों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है कि इंडिया और जापान के बीच में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं, तो उससे इससे आपसी सहयोग भी बढ़ेगा और ये जो भारतीय बेरोजगार जो भी लोग हैं उनको रोजगार का अवसर प्रदान होगा। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापानी शोधकर्ताओं के अनुसार किस वर्ष तक लकड़ी के उपग्रहों को लॉन्च किया जाएगा? तो दोस्तों जापानी शोधकर्ताओं के अनुसार 2023 तक लकड़ी के उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा, तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में पॉइंट जानते हैं।
दोस्तों, जापानी शोधकर्ताओं के अनुसार 2023 तक लकड़ी के उपग्रहों को लॉन्च किया जाएगा ताकि अंतरिक्ष मलबे की समस्या को हल किया जा सके। इन्हें जापान की 400 साल पुरानी लकड़ी का काम करने वाली कंपनी सुमितोमो फॉरेस्ट्री और क्योटो यूनिवर्सिटी द्वारा डिज़ाइन किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले लकड़ी के उपग्रह के बारे में थोड़ा जानते हैं। दोस्तों, यह उपग्रह लकड़ी के बने हैं और पृथ्वी पर वापस आने पर हानिकारक पदार्थों को वायुमंडल में छोड़े बिना ही जल जाएंगे। दोस्तों, अब ये इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो लकड़ी के बने हैं और ये पृथ्वी पर वापस आने पर हानिकारक पदार्थों को वायुमंडल में छोड़े बिना ही जल जाएंगे। तो दोस्तों, इम्पोर्टेंट और अच्छी बात है। उपग्रह अपनी सेवा पूरी करने के बाद अंतरिक्ष में किसी भी कचरे को नहीं छोड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए एक तमिल अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, अभी दिल्ली की राज्य सरकार ने तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए एक तमिल अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में स्टूडेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, दिल्ली सरकार ने तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए एक तमिल अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है। पूर्व पार्षद एन राजा को तमिल अकादमी के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि तमिल अकादमी का महत्व क्या है। नवनिर्मित तमिल अकादमी तमिल भाषा की कक्षाओं का आयोजन करेगी, नए पुरस्कार प्रदान करेगी और तमिल में साहित्यिक कार्य को बढ़ावा देने और सम्मानित करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। दिल्ली सरकार तमिल अकादमी के माध्यम से भाषा पाठ्यक्रम प्रदान करेगी। अब दोस्तों, तमिल भाषा के बारे में थोड़ा जानते हैं। दोस्तों, हम हर पॉइंट को एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन में लेके चल रहे हैं। तो दोस्तों, ये एक बड़ी बात है। यह भारत में एक शास्त्रीय भाषा के रूप में वर्गीकृत होने वाली पहली भाषा थी। यह तमिलनाडु, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी और सिंगापुर और श्रीलंका जैसे देशों की आधिकारिक भाषा है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का निर्माण किया है? तो दोस्तों, अभी गेल या फिर GAIL ने कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का निर्माण किया है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, गेल इंडिया लिमिटेड, जिसे पहले गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, ने कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का निर्माण किया है। यह एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की प्राकृतिक गैस प्रसंस्करण है और वितरण कंपनी है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। दोस्तों, नई दिल्ली जो है इंडिया की कैपिटल है। यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के नियंत्रण में भारत सरकार का एक राज्य के स्वामित्व वाला उद्यम है। अब चलिए दोस्तों, ये पाइपलाइन के बारे में जानते हैं। कोच्चि से मंगलुरु तक तरलीकृत प्राकृतिक गैस पुनर्जीवन टर्मिनल में से प्राकृतिक गैस ले जाने के लिए यह 444 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है। अब दोस्तों, ये जानते हैं कि ये जो है ये समाचारों में क्यों है, फिर चर्चा में क्यों है। 5 जनवरी 2021 को PM नरेंद्र मोदी ने कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को राष्ट्र को समर्पित किया है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मंत्रालय चयनित मार्गों पर सागरमाला सीप्लेन सेवाओं को लागू करेगा? तो दोस्तों, निम्न में से बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय चयनित मार्गों पर सागरमाला सीप्लेन सेवाओं को लागू करेगा। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके अनमेंट जानते हैं। दोस्तों, भारत सरकार के तहत बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय चयनित मार्गों पर सागरमाला सीप्लेन सेवाओं को लागू करेगा। इस परियोजना के तहत सीप्लेन सेवाओं उड़ान उड़े देश का आम नागरिक पहल के तहत संचालित की जाएगी। दोस्तों, अब ये सागरमाला सीप्लेन सेवाओं का महत्व क्या है, इसके बारे में जानते हैं।
दोस्तों, इस परियोजना का उद्देश्य जल निकायों के पास पर्यटकों, धार्मिक और दूरस्थ स्थानों को हवाई संपर्क प्रदान करना है। इससे यात्रा करने में आसानी होगी और इन नए स्थानों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। यह परियोजना देश की जीडीपी को बढ़ावा देने में योगदान करेगी। अब दोस्तों, ये मतलब एक कॉमन सी बात है, अगर दोस्तों देश में पर्यटन बढ़ेगा तो दोस्तों विदेशी यात्री जो है वो भारत आएंगे, और भारत आएंगे तो इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है, जीडीपी है, वो अपने आप ग्रो होगी। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, FSSAI द्वारा वर्ष 2021 के लिए खाद्य परिष्कृत के तेलों में के लिए संशोधित ट्रांस वसा स्तर क्या तय किया गया है। दोस्तों, हम ये भी जानेंगे ट्रांस वसा स्तर क्या है, तो आप इसमें वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, FSSAI द्वारा वर्ष 2021 के लिए खाद्य परिष्कृत के तेलों के संशोधित ट्रांस वसा स्तर 3% या उससे कम तय किया गया है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके और पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक बिक्री पर निषेधाज्ञा एवं रोक विनियम में संशोधन करते हुए तेल और वसा में ट्रांस फैटी एसिड TFA की मात्रा वर्ष 2021 के लिए 3% या उससे कम निर्धारित की गई है। संशोधित विनियम रिफाइंड खाद्य तेलों, वनस्पति आंशिक रूप से हाइड्रोजनिक निकृत तेल, मार्जरीन, कृत्रिम मक्खन, बेकरी से संबंधित वस्तुओं तथा खाना पकाने में प्रयुक्त होने वाले अन्य माध्यमों जैसे कि वनस्पति वसा और मिश्रित वसा पर लागू होंगे। इसे जनवरी 2021 तक लागू किया जाएगा। 2022 तक इसे और घटाकर 2% किया जाएगा। तो दोस्तों, अच्छी बात है। यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ष 2023 तक ट्रांस फैट्स के वैश्विक उन्मूलन का आह्वान किया गया है। अब दोस्तों, हमने बोला था, आपसे प्रॉमिस किया था कि हम ट्रांस वसा के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, ट्रांस वसा क्या है? वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया के दौरान उन्हें कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। तो दोस्तों, ये क्या होता है? ट्रांस वसा होता है। ट्रांस वसा के सेवन से हृदय रोग होते हैं। तो दोस्तों, एक बैड न्यूज़ है, इसलिए दोस्तों ये इसका कम से कम यूज़ करने के लिए ये जो सरकार है ये इसको कम करने का प्रयास कर रही है। तो दोस्तों, 2021 में हमने ऊपर पढ़ा कि 2021 में ये 3% या उससे कम होगा, और 2022 तक इसको और घटाकर 2% कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 4 जनवरी 2021 को नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव में उद्घाटन भाषण दिया है? तो दोस्तों, निम्न में से नरेंद्र मोदी ने 4 जनवरी 2021 को नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव में उद्घाटन भाषण दिया है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का विषय 2021। दोस्तों, ये जो थीम होती है, फिर विषय जो होता है दोस्तों, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं। तो दोस्तों, आप इसको याद करिएगा। मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन। राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का आयोजन नई दिल्ली स्थित वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला CSIR NPL ने अपने पीछे किया है। और दोस्तों, जानते हैं कि ये इसका महत्व क्या है? यह भारत के आर्थिक विकास में प्रत्यक्ष प्रभाव डालने वाले विभिन्न खंडों में सटीक माप की भूमिका को मजबूत करेगा। अब दोस्तों, ये जानते हैं कि ये जो चीज़ है समाचारों में क्यों है। दोस्तों, PM मोदी ने 4 जनवरी 2021 को नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव में उद्घाटन भाषण दिया है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में यानी चीफ जस्टिस के रूप में किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस के रूप में पंकज मित्तल को नियुक्त किया गया है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके अनुसार पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, लद्दाख और जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पंकज मित्तल को नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि अभी केंद्र शासित प्रदेश में बना है। और दोस्तों, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है कि धारा 370 भी अभी हट गई है।
दोस्तों अब जैसे जो इंडिया के मैप में ये ऊपर ये जो जैसे हुआ करता था ना कश्मीर, अब वो आधा कश्मीर रह चुका और आधा लद्दाख बन चुका है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। दोस्तों ये वही चीज़ें जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई है। चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जूको घाटी फिंदा ब्लैंक्स और मणिपुर राज्यों की सीमाओं पर स्थित है। तो दोस्तों द जूको घाटी नागालैंड और मणिपुर राज्यों की सीमाओं पर स्थित है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। दोस्तों ये जो वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगती है। दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए ताकि मैं और ऐसे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होता रहूँ। तो चलिए इसके अनुच्छेद पॉइंट जानते हैं। दोस्तों यह नागालैंड और मणिपुर राज्यों की सीमाओं पर स्थित है। यह समुद्र तल से 2452 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और अपने प्राकृतिक वातावरण और वनस्पतियों और जीवों के लिए जाना जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे दज्जुको घाटी के बारे में हम थोड़ा जानते हैं, क्योंकि अभी जब दज्जुको घाटी की बात हो रही है, यह नागालैंड की राजधानी कोहिमा से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। ये लुप्तप्राय नागालैंड के राज्य पक्षी बेलिट ट्रगोपैन का भी घर माना जाता है। अब दोस्तों इससे आपको एक पता चलता है कि नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा। अभी आप देखते हैं कि समाचार में क्यों है। दोस्तों पिछले हफ्ते इस पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील घाटी में जंगल की आग फैल गई थी। तेज हवाएं जंगल की आग को बुझाने के लिए अग्निशामकों के प्रयासों में बाधा डाल रही थी। आग घाटी के मणिपुर की ओर फैल रही थी। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी प्रशांत देश फिजी 17 दिसंबर और 18 दिसंबर को किस चक्रवात की चपेट में आ गया था। तो दोस्तों दक्षिण प्रशांत देश फिजी 17 और 18 दिसंबर को यासा तूफान की चपेट में आ गया था। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में पॉइंट जानते हैं। दोस्तों गंभीर उष्णकटिबंधीय चक्रवात यासा 2019-20 दक्षिणी प्रशांत चक्रवात के मौसम में हैरोल्ड के बाद 2020 में दूसरा श्रेणी 5 गंभीर उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। दक्षिण प्रशांत का एक देश फिजी 17 दिसंबर और 18 दिसंबर को चक्रवात यासा की चपेट में आ गया था, जिससे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का व्यापक विनाश हुआ है। अब दोस्तों फिजी के बारे में जानते हैं। यह 300 से अधिक द्वीपों का एक द्वीप समूह है। यह बीहड़ परिदृश्य, हथेलियों, पंक्ति वाला समुद्र तटों और स्पष्ट लैंगून के साथ प्रवाल भित्तियों के लिए जाना जाता है। अब दोस्तों ये जानते हैं कि ये समाचारों में क्यों है या वे चर्चा में क्यों है। भारत ने अपने चक्रवात प्रभावित लोगों के लिए 6 टन से अधिक राहत सामग्री फिजी को भेजी है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री ने भारत की यात्रा की है। तो दोस्तों यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो उनको निमंत्रण भेजा गया था उसको रद्द किया है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में पॉइंट जानते हैं। 5 जनवरी 2020 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस ने गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि बनने के लिए भारत की अपनी निर्धारित यात्रा को रद्द किया है। यूके के प्रधानमंत्री ने पीएम नरेंद्र मोदी से बात करके खेद व्यक्त किया कि वह भारत का दौरा करने में असमर्थ होंगे, क्योंकि उनके लिए यूके में वापस रहना महत्वपूर्ण था ताकि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। एक दिन बाद ब्रिटेन में राष्ट्रीय लॉकडाउन की घोषणा करने के एक दिन बाद कोरोना वायरस के नए परिवर्तित संस्करण के प्रसार से निपटने के लिए प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया है। के बारे में थोड़ा और जानते हैं कि जो बोरिस जॉनसन थे, अगर वो इंडिया आते तो दोस्तों वो 26 वजह से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते जो इंडिया की गणतंत्र दिवस के परेड में आते। सॉरी दोस्तों, ये 26 साल बाद वो गणतंत्र दिवस के परेड में आते और वो ऐसे ब्रिटेन के 5वें प्रधानमंत्री बनते। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों लास्ट पे इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर आप में से किसी को भी अपने घर, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़ या कहीं भी कॉमर्शियल स्टेट या रेजिडेंटल स्टेट
स्टेट पे कहीं पे भी सोलर पावर प्लांट लगवाना हो तो आप स्क्रीन पर ये फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और दोस्तों आपको हमने हमारी वेबसाइट की लिंक भी दे दी है, जहाँ पे जाके आप हमारे बारे में और भी जान सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।